नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग डेली के हिसाब से करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो बहुत ही प्यार समर्थन दिया। आप लोग अगर हम लोगों का या गुरुकुल परिवार का समर्थन नहीं करेंगे ऑनलाइन परिवार में तो बात ही नहीं बन पाएगी। इसीलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर वीडियो भेजा करें। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं उस ग्रुप में भेजा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा बड़ा परिवार होता जाएगा, जितना आपका समर्थन मिलता जाएगा, आपका प्यार मिलता जाएगा दोस्तों, उतने ही अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लोगों की तरफ से भी कोशिश रहेगी कि और डेली कुछ ना कुछ अपडेट किया जाए। आप जब आपका समर्थन नहीं मिलेगा या आपकी तरफ से भी रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग भी स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें वही मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को फैला दिए अपने दोस्तों में। आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही सब कुछ है, हम लोग भी हैं आप लोगों से। इसलिए आप लोगों को शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों में। इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम है या यूपी से जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी से रिलेटेड है, एसएससी जीडी है या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब भी पेपर हो, आज से 10 दिन बाद होने लगे तो उसमें नहीं, आज से 6 महीने बाद देख लेना आप लोग, 3 महीने बाद जो भी क्वेश्चन आया करेगा इसी वीडियो से मिल जाया करें। क्योंकि हम लोग पूरा अध्ययन करने के बाद जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फालतू क्वेश्चन नहीं, ना फालतू का समय लेते हैं हम लोग हैं। इसलिए हम आप लोगों को अगर ऑफलाइन पढ़ना हो कोई भी बैच में, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट करनी हो या केवीएस अभी शिक्षक भर्ती जो निकली है उसके लिए आपको पढ़ना हो, तो आप लोग ऑफलाइन आके ओम चौराहे पे पास में ओम गुरुकुल एकेडमी आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंक्वायरी ले लेंगे या फिर फ़ोन से माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उससे कॉल करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चनों पे। आज के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने आपका जो लिया है कल 15 दिसंबर था। 15 दिसंबर को बताइए पुण्य तिथि मनाई जाती है, किस एक स्वतंत्रता सेनानी की पुण्य तिथि मनाई जाती है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा गया है, सरदार की भी उपाधि दोस्तों दी गई है इनको। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 दिसंबर को माने कल के दिन, 15 दिसंबर 2022 को यानी कल के दिन जब हम इनकी बना रहे तो 72वीं पुण्य तिथि मना रहे थे। पुण्य तिथि 72 मतलब, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 को। ठीक दोस्तों, कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। उस समय विभाजित नहीं किया, उस समय गुजरात और मुंबई जो अलग अलग, महाराष्ट्र गुजरात दो अलग अलग प्रदेश आपको इस समय अस्तित्व हैं, तब उस समय सिर्फ एक ही राज्य था, बॉम्बे। ठीक, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ। 1960 तक दोनों साथ साथ थे दोस्तों। क्या देखा हमने? 15 दिसंबर 2022 के दिन, 2022 यानी कल 72वीं पुण्यतिथि मनाई हम लोगों ने, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सभी तो हम नहीं कहेंगे कि इस एक क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, यूपी पुलिस में बन सकता है, एसएससी जीडी में बन सकता है, या एसएससी में बन सकता है, या यूपी पीएससी बन सकता है, या आरओ वीडियो री एग्जाम, यूपी यूनिवर्सिटी के जूनियर असिस्टेंट या हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट में जिसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, लगभग 70 से 75% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के शिल्पकार कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के 15 दिसंबर को 72वीं पुण्यतिथि है। ठीक है, कल मनाए हम लोग हैं, के संबंध में असत्य कथन नहीं है, चयन कीजिए। सबसे पहली बात पूछा क्या गया है, बड़ा ध्यान से दोस्तों देखेंगे। पूछा गया असत्य कथन नहीं है। आप समझ रहे हैं दोस्तों?
पूछा सत्य कथन गया है, इसमें कहा गया जो असत्य नहीं है, असत्य नहीं मतलब सत्य ही तो है, सही कथन का चयन करना है, लेकिन भाषा चेंज कर दी है। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करिए आप लोग तो मार्क कर लिया करिए, क्योंकि जब आप मार्क करेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा है। यहाँ सिर्फ आप असत्य देख लेंगे और असत्य आपको सिर्फ देख जो भी दिख गया उसी में आंसर लगा देंगे, लेकिन पूछा कुछ और है इसने। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दोस्तों, 1928 के बारदौली सत्याग्रह में उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता और अथक कार्रवाई के उत्साह का प्रदर्शन किया। सबसे पहले इसमें हमें मेन चीज क्या देखना है, थ्योरी ज्यादा नहीं देखिए, फैक्ट है। फैक्ट ये है कि उन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसका? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब किया था दोस्तों? ये किया था 1928 में, क्योंकि जब लिस्टिंग में ये क्वेश्चन आता है या कालक्रम में आता है आगे पीछे लगाने के लिए, तब इसकी डेट याद करना बहुत ही जरूरी हो जाती है दोस्तों। इसलिए हमें याद रखना चाहिए बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस समय तक इनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, सरदार नहीं था दोस्तों। लेकिन इसी बारदौली सत्याग्रह में इनकी सांगठनिक क्षमता या इनका नेतृत्व क्षमता देख के भारत के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने दोस्तों, भारत के लोग खासकर महिलाओं ने इनको एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम था सरदार। ठीक, तो देखो कितने क्वेश्चन एक ऑप्शन से बन गए कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। किसने नेतृत्व किया दोस्तों? सरदार भाई वल्लभ पटेल ने। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ दोस्तों। और इस सत्याग्रह में इनको एक उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि। ऐसे पूछ लिया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली या कब लोगों ने नवाजा? तो कब नवाजा? बारदौली सत्याग्रह के दौरान नवाजा। कब? 1928 में। याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी गलती नहीं है। हमें पूछना सत्य, आंसर तो यही हो जाता है, ये ऑप्शन। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 47वें सत्र की अध्यक्षता की। दोस्तों देखो दोस्तों, 1885 में इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इनके प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब 47वें अधिवेशन की अध्यक्षता बोल रहे, लेकिन नहीं, ये दोस्तों गलत है। 47वें की ना करके इन्होंने 46वें सत्र की अध्यक्षता की। वो 46वां सत्र कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1931 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1931 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कराची में। इसलिए इसे बोलते हैं कराची अधिवेशन। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? कराची अधिवेशन। अब ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किए गए थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का जो भी निर्णय था वो भी प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें इरविन और गांधी समझौते के जितने भी पॉइंट थे इसी में प्रस्ताव रखे गए थे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कराची का अधिवेशन हम आपको पढ़ना दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसी अधिवेशन में के कारण महात्मा गांधी का सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना संभव हुआ। किस यही इसमें प्रस्ताव रखा, किसमें? कराची अधिवेशन में प्रस्ताव दोस्तों रखा गया। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमें देखना कितना है, देखना इतना है कि कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों। और सरदार, ये कौन सा सर था? 46वां था। इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत दोस्तों। क्या, कौन सा? ये वाला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, बी। अब देखते हैं दोस्तों सी पे, नोट करते चलना दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप नोट नहीं करें तो आप गलती करेंगे। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको अनुभव हो जाएगा दोस्तों इस चीज़ का कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। सी ऑप्शन दोस्तों, इनको मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन सन 1992 में नहीं दोस्तों, ये किया गया था 1991 में। ठीक दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, डी ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि 1991 में दोस्तों, नोट कर लेना।
डी ऑप्शन है 2015 में इनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। अब देखते हैं डी ऑप्शन। देखो दोस्तों, इनके सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, लेकिन घोषणा कब की? अब इनका जन्म देख लें। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में। दोस्तों कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। जब मोदी सरकार चुनकर कब? 2014 अक्टूबर में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई। कब? 2014 में एकता दिवस कि इनके जन्मदिन के जन्मदिन के उत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। कब मनाएंगे? 31 अक्टूबर को। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनको सरदार की उपाधि कब मिली, या इन्होंने अधिवेशन कब लिया, अधिवेशन कांग्रेस ने भाग कब लिया, या इनको भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, या इन्होंने किसका नेतृत्व किया, इस सारे क्वेश्चन के अभी तक हम लोगों ने जवाब दे दिए हैं दोस्तों। दूसरी बात, एक क्वेश्चन रह चुका है जो बहुत ही पूछा जाता है इस समय। इनके नाम से अभी हाल ही में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। विश्व की सबसे लंबी ऊंचाई वाली स्टैचू है ये। स्टैचू से संबंधित बहुत क्वेश्चन है, कभी किसी वीडियो में जब टाइम मिलेगा तब करा देंगे। तो 6-7 से क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ पीस, इसलिए कई क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को हम जरूर कराएंगे, इसलिए परेशान मत होना दोस्तों। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कब बनाई गई? 2018 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कब किया गया? 2018 में। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा संविधान में कौन से समिति के अध्यक्ष रहे, यही क्वेश्चन बनता है, फिर कभी कराएंगे। आज इतने ही। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये ऑप्शन, क्योंकि और सभी गलत हैं दोस्तों, क्योंकि 2015 में ना होकर 2014 में इनकी जयंती के ऊपर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था। ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 जारी की दोस्तों? ए ऑप्शन है जर्मन वॉच, बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, सी ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, और डी ऑप्शन है विश्व बैंक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट के अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इसमें विकासशील देशों, निम्न एवं मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के ऋण संबंधी जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। ठीक, किस पे डाला गया है दोस्तों? कि जो भी विकासशील या निम्न या मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जो ऋण लेते हैं, उनमें जो जोखिम होते हैं, उन जोखिमों में प्रकाश डाला गया है दोस्तों। अब ये ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। जर्मन वॉच। जर्मन वॉच में दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। जर्मन वॉच क्या करे? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2000, माने जो जेंडर गैप रिपोर्ट होती है जर्मन वॉच जारी करती है, उसमें प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है दोस्तों आइसलैंड का। किसका है? आइसलैंड का है। अगर फर्स्ट स्थान की बात कर ली जाए, आइसलैंड। और भारत का स्थान बढ़कर इस समय 135 हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी करता है जर्मन वॉच जारी करता है, भारत का स्थान 135वां है और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है दोस्तों। एक और रिपोर्ट जारी की जाती है, जारी किया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। जर्मन वॉच एक और रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। कौन सी जारी करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें अगर फर्स्ट स्थान की बात की जाए तो फर्स्ट है डेनमार्क, और भारत का स्थान देखे जाए तो 180वां। ठीक दोस्तों, देखो बी ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच भी दोस्तों कई रिपोर्टें जारी करता है।
ठीक, तो विश्व आर्थिक मंच वैश्विक जोखिम सूचकांक, देखो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच भी कई जारी करता है दोस्तों। कौन सा आता है? जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जारी की। कब? इस रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान मोजाम्बिक को दिया गया। किसको? मोजाम्बिक। और भारत का स्थान अगर दोस्तों देख लें हम तो 7वां स्थान है। कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। एक और दोस्तों रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वो करता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। ठीक दोस्तों, कौन करता है? इसमें टॉप 3 पे कोई देश नहीं है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पे टॉप 3 पे कोई देश नहीं है। तो 4th पे आता है, 4th आए या शीर्ष पे आए, दोनों में ही आप निशान लगाएंगे डेनमार्क का। किसमें? डेनमार्क का दोस्तों निशान लगाएंगे। 4th आए या फिर किसी का। भारत का स्थान इसमें 10वां है दोस्तों। भारत का स्थान 10वां है। ठीक, इसका आंसर होगा विश्व बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका संबंध निशानेबाजी से? अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है। कहाँ पर? ये चल रहा है भोपाल में दोस्तों। कहाँ पे? 65वीं। याद रखना, अब पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का क्रम बताइए, कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? 65वां। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों। इसमें निशानेबाजी के मिश्रित युगल की प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में पूछ लिया जाता है कितने क्या वर्ग का? तो 10 मीटर वर्ग पिस्टल में। और किसमें दोस्तों? मिश्रित युगल में। जब मिश्रित युगल की बात करेंगे तब मतलब एक से ज़्यादा खिलाड़ी, लगभग 2 खिलाड़ी तब भी हों, तब मिश्रित है। तो एक का नाम है मनु भाकर और दूसरे का नाम है सरबजोत सिंह ने मिलकर, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो मनु भाकर और स्वर्ण दोनों दोस्तों हरियाणा से संबंधित रखते हैं। कहाँ से? हरियाणा से। ठीक, आपसे खिलाड़ी में ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा पूछ रहा था, ये खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, या ये किस खेल से संबंधित है, या किसने जीता है। ये चर्चे में किसी भी विषय से रह सकते हैं, क्योंकि चर्चे में इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता मिश्रित युगल में। लेकिन ये ना डायरेक्ट ना पूछ के इनका खेल पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इतनी चर्चे में तो रहते नहीं हैं। मनु भाकर का नाम हम लोगों ने, शायद ही बात है, हमने तो पहली या दूसरी बार सुना होगा, इसलिए इसका संबंध किस खेल से पूछ लिया जाता है। अब सरबजोत सिंह का पूछ लिया, हम लोग क्या करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को देखने का, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन निकालने का, क्वेश्चन बनाने का, सोचने का प्रयास किया करिए, तभी हम एग्जाम हॉल में सटीक पेपर कर पाएंगे अपना। इसलिए मनु भाकर यहीं पर ये इन्होंने मिश्रित में जीता। अगर बात एकल में की जाए तो दिव्या सिंह ने जीता है। किसने? दिव्या सिंह। अगर सिर्फ दिव्या कर लीजिए दोस्तों, आप दिव्या ने जीता। अगर एकल की बात की जाए, ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। चलते हैं अब बी ऑप्शन दोस्तों, इसमें दिया गया है निखत जरीन। जितने भी ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी मिस नहीं कर सकते हम लोग। निखत जरीन बहुत ही आने वाले
पेपरों में निखत जरीन, सौरभ घोषाल, विनेश फोगाट, मनु भाकर से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। लिख के रख लीजिए दोस्तों आप लोग। निखत जरीन, इन्होंने 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, अभी हाल ही में जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। अब किस खेल से संबंधित है पूछा, ये हैं मुक्केबाजी, मतलब बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग संबंध है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और यही नहीं, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के समापन में ये ध्वजावाहक के रूप में भी, ध्वजावाहक भी बनी थी। क्या बनी थी? ध्वजावाहक। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन में ध्वजावाहक। तो दोस्तों हमें आप एक आंसर भी दे दीजिएगा। देखो आंसर दिया करिए, ऐसे नहीं खोजा करिए आप लोग। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? और समापन में भी इनके साथ एक सदस्य थे, उनको हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार मिला, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। उन्होंने सबसे ज़्यादा 4 पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक भी जीता। उनका भी नाम आप कमेंट करिए, हमने बहुत ज़्यादा हिंट दे दी आपको। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सौरभ घोषाल। इन्होंने एथलेटिक्स में व्यक्तिगत तौर पर मन एकल प्रतिस्पर्धा में पहला कांस्य पदक जीतकर नाम इतिहास रच दिया। अब तक कोई भी नहीं था एकल में, एथलेटिक्स में। और ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, एक स्क्वैश खेल होता है, इसके खिलाड़ी। इन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वो एथलेटिक्स एकल प्रतिस्पर्धाओं में व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत है, याद रखना शब्द ये। विनेश फोगाट, ये 3 राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब इन्होंने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए चर्चा में है, चर्चा में रहती है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इनके ऊपर। क्या बन सकता है कि बताइए, लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी, क्या नाम है? तो क्या नहीं है? विनेश फोगाट। इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों बताइए? इनका संबंध कुश्ती से है। किससे है दोस्तों? कुश्ती से है। समझ गए होंगे। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है दोस्तों। निखत जरीन मुक्केबाजी, सौरभ घोषाल स्क्वैश के है, विनेश फोगाट का कुश्ती से है दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया क्योंकि हमने पूछा था निशानेबाजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आयोजित, पूरा नहीं दोस्तों लिखा है, अधूरा लिखा है, आयोजित इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? देखो हाल ही में नई दिल्ली में, कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2022 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा। किसका? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिति का। कब से किया कहाँ पे किया जा रहा है पूछा जाए? नई दिल्ली में किया जा रहा। कब से कब तक? 15 से 17 दिसंबर। 3 दिवसीय सम्मेलन है दोस्तों, ये समिति है। और किसके तत्वाधान? जल शक्ति मंत्रालय के। इसका उद्घाटन किया था जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री जो भी कह लीजिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्यों आपसे पूछ लिया जाए जल शक्ति मंत्री का नाम। अच्छा एक आंसर दीजिए, जल शक्ति मंत्रालय कब गठन किया गया दोस्तों? बताइए आप लोग, जल शक्ति मंत्रालय कब गठन किया जाए? लेटेस्ट ही मोदी सरकार ने किया है, इतना हिंट आपको दे दे रहे। अब आप लोग इसका आंसर हमें दीजिए, कब किया गया है? ठीक, नई दिल्ली में 15-17 दिसंबर जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में। ठीक, और कौन सा? ये 2012 से इसका जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट है दोस्तों, ये कब से मनाया जा रहा है ये भी हमें बताना। ठीक है, और इसका 7वां संस्करण, कौन सा? 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 7वां भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 से 28 दिसंबर 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिपल, फोर्थ, जितने भी स्टार लगा पाइए इस पे उतने लगा लीजिए।
क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन से या ऑप्शन से एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन ऐसे। 15 से 28 दिसंबर तक 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास गाजिंद 22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए ऑप्शन है उमरोई मेघालय, बी ऑप्शन है बाकलो हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, डी ऑप्शन है बेलगाम कर्नाटक। ए ऑप्शन दोस्तों, देखो दोस्तों, काजिंद किन दो देशों के बीच होता है? सबसे पहली बार आपसे पूछ लिया था, भारत और कजाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ये एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये वार्षिक अभ्यास है, वर्ष में एक बार होता है दोस्तों। कहाँ कब हो रहा? 15 से 28 दिसंबर तक, मतलब कल से चालू हो गया है, 15 तारीख से 15 से 28 दिसंबर के बीच। और कहाँ आयोजित हो रहा है इस समय? इस समय हो रहा है उमरोई मेघालय में। कहाँ हो रहा है दोस्तों? उमरोई मेघालय में। इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, नोट कर लेना। बी ऑप्शन लिखा है इसमें बाकलो हिमाचल प्रदेश। एक दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है खंजर। क्या नाम है? खंजर। उसका 9वां संस्करण अप्रैल 2022 में, कब? अप्रैल 2022 में कहाँ किया गया है? बाकलो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसलिए ऑप्शन इसी हिसाब से बनाते हैं कि आपका एक ऑप्शन से 2-3 क्वेश्चन आप पूछ ले। खंजर किन दो देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। अभी हाल में आयोजित कब हुआ? अप्रैल 2022 हुआ। कौन सा संस्करण हुआ? 9वां हुआ। कहाँ पे हुआ? बाकलो हिमाचल प्रदेश में। कितने क्वेश्चन, कितने फैक्ट क्लियर हो गए दोस्तों? 4 या 5। सी ऑप्शन। जोधपुर भारत और ओमान के बीच दोस्तों एक ईस्टर्न ब्रज नाम से संयुक्त, ये देखो, ये थल सेना और खंजर है, ये वायुसेना। याद रखना, वायुसेना जो ईस्टर्न ब्रिज नाम से है, ये भारत और ओमान के बीच वायुसेना के बीच होता है, ना कि थल सेना के बीच। के लिए खंजर थल सेना के बीच होता है। ठीक है, ये फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में दोस्तों। अब बचता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन धर्म गार्जियन नाम से एक संयुक्त अभ्यास होता है, वो भी थल सेना के, भारत और जापान के बीच। किसके बीच? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नाम से। ठीक, कब हुआ था? ये फरवरी 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगाम कर्नाटक में। देखो, चारों ऑप्शन से कोई ना कोई युद्धाभ्यास बता दिए हम लोग। हमारा यही मकसद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक फैक्ट पहुंच पाए। एक क्वेश्चन से 10-20 फैक्ट हो गए होंगे, कम से कम 16-17 हो गए हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा उमरोई मेघालय, क्योंकि काजिंद किन दो देशों के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए लाती हैं तो आपको उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं, उस हिसाब से डिजाइन भी करते हैं। खासकर ऑप्शन, क्वेश्चन से मतलब नहीं ऑप्शन, कि एक ऑप्शन से आपको कुछ ना कुछ समझा सकें। क्या है? देखो, भारतीय महिला टीम ने अंडर 18 वर्ग में एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट का रजत पदक जीता। सबसे पहली बात, क्या पूछा है? एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट ये आयोजित कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है काठमांडू। कहाँ हो रहा है दोस्तों? काठमांडू, नेपाल में। इस टूर्नामेंट में भारत किससे हार कर? यूएई से, मतलब संयुक्त अरब अमीरात से हार कर रजत पदक जीता। मतलब स्वर्ण पदक किसने जीता? संयुक्त अरब अमीरात ने स्वर्ण जीता, भारत ने रजत जीता। रजत का मतलब फाइनल मैच भारत हार गया।
इस एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट में, जो कि काठमांडू नेपाल में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, उसमें भारत यूएई से हारकर रजत पदक से संतोष किया। अब यूएई ने स्वर्ण जीता तो भारत ने रजत पदक जीता, मेन बात है। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। लेकिन बी ऑप्शन विक्टोरिया लिखा है ऑस्ट्रेलिया। ये समझिए विक्टोरिया याद से कुछ याद है आपको? आप ऑप्शन पढ़ के कुछ न कुछ याद आए, तैयारी तब अच्छी मानी जाती है दोस्तों। क्योंकि हाल ही में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि निखत जरीन ने 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन में ध्वजावाहक बनी थी। तो मतलब अब ये समझिए 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कब किया जाएगा? 2026 में, क्योंकि 2022 हुए हैं। 4 साल का ऐसे खेल 4 साल के गैप में इनका आयोजन होता है दोस्तों। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होगा? 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। अब IC ऑप्शन बुडापेस्ट हंगरी। बुडापेस्ट हंगरी में एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में। कब होगा? ये भी 2026 में होगा दोस्तों। अब डी ऑप्शन बनते हैं नगोया जापान। दक्षिण एशियाई खेल नहीं दोस्तों, दक्षिण सिर्फ एशियाई राष्ट्रीय खेल है। क्या हुआ? दक्षिण नहीं दोस्तों, सिर्फ एशियाई खेल। जैसे यहाँ नगोया जापान में 20वां एशियाई खेल खेला जाएगा। एशियाई खेल कब? 2026 में। 20वां नगोया जापान में होगा। अगर 19वां की बात करें तो चीन में दोस्तों होना था इसे, लेकिन कोविड या किसी और कारण के ये स्थगित कर दिया गया। कौन सा? 19वां होंगजू चीन में, जो वो की पूरा खेल नहीं खेला गया, स्थगित कर दिया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए, नोट कर लेना, ये हम 3-4 बता रहे। 19वां चीन में हुआ था, 20वां नगोया जापान हुआ था। अगर 20वां के बाद 21वां की बात किया जाए तो दोहा कतर में होगा। कब होगा दोस्तों? 21वां। ये होगा दोहा कतर में। ठीक, कब होगा दोस्तों? ये तो नगोया जापान ये 2026 हुआ, लेकिन जो 21वां होगा कब होगा? ये होगा 2030 में। 4 साल का अंतराल होता है ना दोस्तों। तो 2022, 2026, 2030, अब अगला होगा 2034। 2034 में कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा 22वां एशियाई खेल होंगे। कहाँ होंगे? रियाद यूएई में, मतलब रियाद संयुक्त अरब अमीरात में, रियाद में। ठीक दोस्तों, कब होंगे? ये होंगे 2034 में। कितने पढ़े देखो हमने आगामी खेलों की 6-7 जो मुख्य थे, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट हंगरी में होंगे। 6-7 हमने आगामी खेल देख लिए, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो गया दोस्तों ए ऑप्शन। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है COP 15 पर। देखो, इसका आयोजन होना था चीन में दोस्तों। किसमें होना था? चीन में, लेकिन कोविड के चक्कर में सब इधर उधर, इसलिए कनाडा में किया जा रहा है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो दोस्तों चीनी के पास ही है, चीन ही इसका आयोजन कर रहा है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन साजी केबी, बी ऑप्शन गीता मित्तल, सी ऑप्शन धृति बनर्जी, डी ऑप्शन माधवी पुरी बोच। देखो, नाबार्ड का गठन कब किया गया दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। और नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन जब भी पढ़ें, जब तक क्वेश्चन से और 2-4 क्वेश्चन ना बने, आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखना। क्या है? ए ऑप्शन है साजिद केबी को हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। जो इसमें बी ऑप्शन है गीता मित्तल दोस्तों, गीता मित्तल। और सी ऑप्शन धृति बनर्जी, डी माधवी पुरी बोच। बताइए क्या है इसके बारे में कुछ ना कुछ। क्या है? नहीं, चलिए हम गीता मित्तल
प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक दोस्तों, क्या इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष इस बार 2-3 साल में बहुत अच्छे से 10-20 हैं, इनके नाम याद रहता है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खासकर ग्रुप डी ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पहली बार हो रहे हों। इसलिए प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? गीता मिल्ल। और धृति बनर्जी इसलिए है कि इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाए गए। कौन? धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता। अब इसकी स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, अब ये भी हम ही बता दें ना, इसलिए आप ये कमेंट जरूर करिए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई। हमने इसका मुख्यालय बता दिया, कोलकाता में है दोस्तों। माधवीपुरी बुच, डी ऑप्शन, ये भी एक सेबी संस्था है। आप सेबी संस्था भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, आप लोग सेबी का कब स्थापना हुई? सेबी और नाबार्ड का कब हुई? किस से संबंध है इसका बता दिए। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक दोस्तों, इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ए ऑप्शन है कोची केरल, बी ऑप्शन है भुज गुजरात, सी है मंडला एमपी, डी है राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका आंसर ए है कोची केरल में। अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो केरल राज्य एक साल में क्या क्या किया है, कितने इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी भी पेपर में केरल से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि इतना अच्छे सुविधाएं या इतना अच्छा उस लेवल का काम केरल कर रहा है कि उससे एक ना एक क्वेश्चन ज़्यादातर, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था, ज़्यादातर बनता रहता है। इसलिए केरल क्या है? सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोची केरल। बी ऑप्शन भुज गुजरात, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? भुज गुजरात में दोस्तों, भूकंप स्मारक का। ठीक, मंडला एमपी, ये भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था क्योंकि भारत का पहला जिला जो आदिवासी जिला जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। याद रखना, आदिवासी जिला है इसलिए चर्चा में, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला पहला आदिवासी जिला है। ये कौन है? मंडला, कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला आदिवासी जिला। दोस्तों डी ऑप्शन दिया है राखीगढ़ी हरियाणा। दोस्तों अब राखीगढ़ी हरियाणा की बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम जैसे संग्रहालय बोला जाता है उसका निर्माण हो रहा है कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा में। और एक बात और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र या जो भी इसे बोलिए राखीगढ़ी स्वयं में है। सबसे बड़ा स्थल किसे घोषित है? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय बोलिए कहाँ निर्माण हो रहा? राखीगढ़ी हरियाणा में। आप ये बता सकते हैं राखीगढ़ी किस नदी के किनारे पे है? कमेंट करें। हाल ही में आर्यन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों देखो दोस्तों, हाल में आर्यन कैपिटल द्वारा एक रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट या सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के बारे में बताया गया। हमें कितना पढ़ना है? हमें भारत का, और प्रथम स्थान यूएई का है। यूएई का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और भारत स्थान 27 वहाँ 87 है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? 87। लेकिन दोस्तों ए ऑप्शन जो है
ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की श्रेणी में भारत स्थान 46वां है। ठीक दोस्तों, देखो इसके साथ दोस्तों इसके साथ नॉर्वे टॉप पे है, किसमें? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर है, भारत स्थान 46वां है। बात इसमें थे वैश्विक रिश्वत सूचकांक में भारत का स्थान 82वां है, जबकि पहला स्थान है न्यूजीलैंड का है। ठीक, किसका है? न्यूजीलैंड का। और बौद्ध भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत स्थान 50वां, पहला है न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क संयुक्त रूप से है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, आज के क्वेश्चन पूरे हो गए जो करंट अफेयर थे। अब 2-4 मिनट हम लोग यूपी टीएसपीएससी पैट का एग्जाम हुआ था, 2 भागों में 4 पाली में पेपर हुए थे, 2 भाग के आज क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि जो एक बार क्वेश्चन आ चुका होता है उसके आने की संभावना ज़्यादा होते हैं। उसका भाषा चेंज कर दी जाए या कुछ अदर का उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, लेकिन याद रखना है। देखो पहला है द अनाई मलाई रीड टेल की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई दोस्तों? ये गई केरल में दोस्तों। दूसरा, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों किए गए यूके। ठीक, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये उपभोक्ता से, उपभोक्ता। ठीक, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया? संभाजी नगर, संभाजी नगर। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में इसरो भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस ने दोस्तों। और रिलायंस ने की, किसने की? रिलायंस है। अभी हाल ही में रिलायंस किस सूचकांक में टॉप पे आया है? अभी कोई भी रिपोर्ट आई है, आप लोग पिछली वीडियो में हमने बताया था, आप लोग जरूर उसे देख लीजिए एक बार। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य के साथ भारत की सबसे बड़ी फ्लैटिंग परियोजना का शुभारंभ किया? तैरती हुई केरल के साथ। किसके साथ दोस्तों? केरल के साथ। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रप्रयाग 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच कई युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे वज्रप्रयाग युद्धाभ्यास के नाम से है, या मालाबार में भी एक साथ रहते हैं। अभी हाल में एक और नया नाम है, नाम माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य, इसमें आंसर ही दोस्तों दे दिए इसके साथ में। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, पूछा था इसे, तो क्या उद्देश्य है? लगभग 4 लाख ग्रामीणों को डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। आंसर यही चपका दिया, टाइपिस्ट भाई आंसर भी दे दिए साथ में। देखो जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ दोस्तों? इसरो के साथ। ये इसरो वाली इसरो नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस राज्य रैंकिंग में सूचकांक में श्रेणी में राज्यों में शीर्ष पे कौन रहा? उड़ीसा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? लोक प्रशासन। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में रामपुर क्षेत्र में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? कहां पाए गए दोस्तों? राजस्थान में। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? बजाज कंपनी के साथ। किसके साथ? बजाज के साथ। हमारे आज का पूरा हुआ। जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोग शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करिए। देखो टाइपिस्ट भी तभी गलती नहीं करेगा जब आप लोग समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे, और बिना आपके सहयोग से हम क्या कोई भी
आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए देखते रहिए, और आपका सबसे बड़ी बात कि आप नोट जरूर कर लिया करें जो भी हम यहाँ बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी इसी हिसाब से बनाते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकें। आप लोग शेयर जरूर करिए। कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, या फिर आप ऑफिस आकर आप इंक्वायरी कर सकते हो। ऑफिस ओम चौराहा काकादेव में है। ठीक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।